अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ राव जहाँ से अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहाँ से के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपनी बात स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, जो कि स्टेशनरी स्टेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिकली होता ये है कि ये जो हैमिल्टोनियन है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये हैमिल्टोनियन जो कि आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होता। इसको एग्जैक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही होती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं कि तो अपना सोल्यूशन निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। वो जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं जी? पहला जो मेथड है वो है जी पर्टर्बेशन थ्योरी। और पर्टर्बेशन थ्योरी क्या कहती है कि जब एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम ना हो, यानी जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल ना हो, उसका हैमिल्टोनियन जो है उसका कुछ पार्ट तो एग्जैक्टली सॉल्वेबल हो, लेकिन कुछ जो है उसके साथ डेविएशन भी मौजूद हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड जब हम लगाएंगे तो उस डेविएशन से रिलेटेड जो एनर्जी और वेव फंक्शन होगा पहले हम वो मालूम करेंगे। यानी एक तो एग्जैक्टली सॉल्वेबल एनर्जी होगी, इसको ई नॉट कह दो, और एग्जैक्टली सॉल्वेबल वेव फंक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो एक्स्ट्रा टर्म आ रही होगी, ठीक है, जिसको डेविएशन कहेंगे। तो डेविएशन से रिलेटेड जो डेविएशन की जो एनर्जी होगी वो, और डेविएशन का जो वेव फंक्शन होगा वो मालूम करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअल टर्म्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको कहते हैं जी पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास पर्टर्बेशन थ्योरी लगाने के लिए जरूरी है कि आपके पास एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी मौजूद हो, ठीक है, यानी एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन भी मौजूद हो, और एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन के साथ थोड़ी सी जो है वो पर्टर्बेशन मौजूद हो। अब पर्टर्बेशन को कैसे समझेंगे कि जब भी किसी सिस्टम की स्टेट को आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो परटर्ब हो जाता है, यानी उसकी स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस डिस्टर्बेंस को पर्टर्बेशन कहते हैं, डिस्टर्बेंस इन स्टेट, इसको कहते हैं जी पर्टर्बेशन, ठीक है जी, इसको पर्टर्बेशन कहते हैं। अब जब पर्टर्बेशन हो जाती है तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही होती है। तो उस एक्स्ट्रा टर्म के लिए फिर आप एनर्जी और वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसे एक्चुअल वाली में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आपका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाता है, आपकी जो वेव है, जो वेव इक्वेशन है वो सॉल्वेबल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब पहले मेथड में तो हमने ये देखा था, पर्टर्बेशन मेथड में, पर्टर्बेशन थ्योरी में हमारे पास एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन और उसके साथ छोटी सी एक ऐसी टर्म जो कि परटर्ब्ड प्रोसेस के लिए थी टर्म, वो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली सॉल्वेबल इक्वेशन भी नहीं है और स्मॉल करेक्टेड पार्ट भी नहीं है, तो फिर आप वेरिएशनल मेथड लगाते हैं। और ये मेथड बेसिकली क्या करता है, ये कुछ जो आपका जो वेव फंक्शन होता है या आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम होता है उसकी कुछ ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालता है, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बाद कुछ एक्साइटेड स्टेट एनर्जीज निकाल देता है, ठीक है। तो इससे हम बेसिकली क्वालिटेटिव आइडिया जो है वो ले सकते हैं वेरिएशनल मेथड से, ठीक है। तो अगर वो मौजूद ना हो एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन, तो फिर कौन सा मेथड लगेगा, तब फिर ये वाला लगेगा वेरिएशनल मेथड, ठीक है। अगला है जी डब्ल्यू के वी मेथड। अब डब्ल्यू के वी मेथड जो है बेसिकली वो तब लगेगा जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो, कोई जो टर्म है वो कांस्टेंट ना हो, जबकि चेंज, बल्कि वो चेंज हो रही हो, लेकिन वो जो चेंज हो रही हो वो कुछ हिस्से में, कुछ पोर्शन में, कुछ रेंज तक वो कांस्टेंट हो, जिसको हम कहेंगे क्लासिकल लिमिट, ठीक है। यानी वो क्लासिकल लिमिट में जो है वो कांस्टेंट रहे। वैसे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट ना हो ओवरऑल, ठीक है, डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा हो, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट हो डी ब्रोगली वेवलेंथ रीजन में। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन लिमिटेड रीजन। ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात हम करते हैं कि पोटेंशियल या फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हैं और छोटा पोर्शन लेते तो उसमें फोर्स कांस्टेंट होती है। तो डब्ल्यू के भी मेथड भी ऐसे ही करता है कि जब कांस्टेंट ना हो पोटेंशियल तो हम वो छोटा पोर्शन जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ रीजन है यानी क्लासिकल लिमिट है उसमें हम देख लेते हैं, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और उसमें कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह अप्रॉक्सीमेट हो जाता है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। वेरिएशनल और डब्ल्यू के भी मेथड में क्लोजली रिलेटेड हैमिल्टोनियन मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, यानी एग्जैक्टली सॉल्वेबल पार्ट भी होना मौजूद नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं होगा तो भी हम ये मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। जिसमें क्या है जी, बेसिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक जो है वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है एच नॉट, ठीक है, और उसमें कुछ टर्म जो है वो ऐसा भी हैमिल्टोनियन मौजूद है जो कि परटर्ब्ड है, यानी अब स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और हैमिल्टोनियन में कुछ इजाफा हो गया है, तो ये परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ये बहुत स्मॉल होता है एच पी। तो टोटल हैमिल्टोनियन जो है वो बराबर होगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस स्मॉल डेविएशन, या इसको कह देंगे कि स्मॉल परटर्ब्ड पार्ट, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी, आपके सामने लिखा हुआ है। तो एच नॉट जो है वो अनपर्टर्ब्ड है सिस्टम है, और एच पी जो है वो परटर्ब्ड सिस्टम है, ठीक है। अब देखें, ये जो एच पी है ना, जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, ये बेसिकली बहुत स्मॉल होता है और इसका बहुत कम इफेक्ट होता है एक्चुअल हैमिल्टोनियन पे। तो ये जो एच पी है ये बराबर होता है लैम्डा डब्ल्यू के। अब इस एच पी को अगर आप पुट करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, बेसिकली क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब एच जो है, अब चूंकि वो तो एच नॉट प्लस एच पी हो गया था ना, तो एच नॉट प्लस लैम्डा डब्ल्यू लिख दिया क्योंकि एच पी बराबर है लैम्डा डब्ल्यू के। साई एन इज इक्वल टू ई एन साई एन, ठीक हो गया। तो ये आपके जो है ना परटर्बेशन थ्योरी है। अब नॉन डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नॉन डीजनरेट में क्या होगा कि एक ही आइगन वैल्यू होगी एच नॉट, ठीक है। तो फर्ज कर लिया कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो था वो एच नॉट था। अब ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए लिखी गई है, एच नॉट फाई एन इज इक्वल टू ई एन जीरो फाई एन। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करें कि ये जो एच नॉट और ई नॉट है ना, क्योंकि ये तो अनपर्टर्ब्ड है ना, तो ये नॉन होते हैं, ये हमें पता होते हैं, और फाई एन भी हमें पता होता है क्योंकि ये भी अनपर्टर्ब्ड है। लेकिन जो परटर्बेशन पार्ट है वो हमें नहीं पता होता। अब फर्ज कर लें जो परटर्बेशन इसमें प्रोड्यूस कर दी और परटर्बेशन की वजह से फिर एनर्जी भी चेंज होगी और वेव फंक्शन भी चेंज हो गया, तो ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब देखें ये आ गई करेक्शंस। देखें ई एन जो है वो टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये था अनपर्टर्ब्ड पार्ट, ई एन नॉट अनपर्टर्ब्ड, ठीक है। लेकिन अब चूंकि चेंजेस आ चुकी हैं तो हमने वो जो चेंजिंग आई थी उसके अकॉर्डिंगली उससे एसोसिएट होने वाली एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर ली, वो ये है ई एन वन। अब ये क्या है, ये परटर्ब्ड है, परटर्ब्ड एनर्जी, ये परटर्ब्ड पोर्शन है, ये आपने निकाला ई एनर्जी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन फाई एन डब्ल्यू फाई एन, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, अनपर्टर्ब्ड वाले में ऐड कर दिया वो जो थोड़ी बहुत परटर्बेशन वाली टर्म आ रही थी। तो अब ये करेक्शन हो चुकी है। अब एनर्जी की वैल्यू ये होगी किसमें, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन अगर वेव फंक्शन में करनी हो तो कैसे करेंगे, देखें वेव फंक्शन जो है आपका समीशन एम इज नॉट इक्वल टू एन फाई एम डब्ल्यू फाई एन, ठीक है, डिवाइड बाई ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो। अब ये है करेक्शन, यानी ये परटर्बेशन वाली टर्म है, परटर्ब्ड वेव फंक्शन है ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अनपर्टर्ब्ड में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये है टोटल हैमिल्टोनियन, ये क्या था, अनपर्टर्ब्ड था। अनपर्टर्ब्ड में आपने क्या कह दिया, परटर्ब्ड वाली टर्म ऐड कर दी, तो क्या हो गया, सोल्यूशन आपका अप्रॉक्सीमेट हो गया। इस तरीके से आपका करेक्ट सोल्यूशन आ गया। सेकंड ऑर्डर करेक्शन अगर एनर्जी में करनी है तो देखें पहले क्या हुआ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू अनपर्टर्ब्ड प्लस फर्स्ट ऑर्डर वाली टर्म प्लस सेकंड ऑर्डर वाली टर्म। अगर सेकंड ऑर्डर करेक्शन करनी है तो ऐसे कर देंगे। सेकंड ऑर्डर की जो करेक्शन है वो ये लिखी हुई है, फाई एम डब्ल्यू फाई एन स्क्वायर ओवर ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो। अब देख लेते हैं डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें ये क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन थी, ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन थी। क्यों, क्योंकि ये नॉन डीजनरेट थी। हर स्टेट जो है वो नॉन डीजनरेट है। ये परटर्बेशन अलग वैल्यू की है, ये परटर्बेशन अलग आइगन वैल्यू की है, तो ये नॉन डीजनरेट वैल्यू है, अलग वैल्यू है, अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें जो परटर्बेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर उनकी सेम वैल्यू होगी क्योंकि वो डीजनरेट स्टेट्स बना रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी में आप क्या करेंगे कि अनपर्टर्ब्ड एनर्जी, फर्ज कर लें ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, ये अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, तो इनकी जो है वो पहले आपने क्या लिखा, इक्वेशन लिख दी। ये वही इक्वेशन है, एच साई इज इक्वल टू ई साई।
बस वेव फंक्शन को नाम दूसरा दे दिया और कैट लगा दिया इनके साथ। तो एच नॉट जो है वो अनपर्टर्ब्ड है, फाई एन ए जो है वो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, ई एन जीरो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, फाई एन ए अनपर्टर्ब्ड जो है वो वेव फंक्शन है। अब परटर्ब्ड कर दिया इसको, परटर्बेशन करने के बाद क्या होगा देखें, एच नॉट प्लस एच पी हो गया, फाई एन ए हो गया, और एनर्जी ई एन नॉट की जगह ई एन ए हो गई है, और वेव फंक्शन भी साई एन ए हो गया। अब ये परटर्ब्ड केस है। परटर्बेशन के केस में आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख ली। तो इस सूरत में क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, परटर्बेशन की टर्म को ऐड करेंगे अनपर्टर्ब्ड वाले में, तो देखें ये टोटल एनर्जी, ये अनपर्टर्ब्ड, और ये कौन सी है जी, पर्टर्ब्ड। तो देखें आपने जो है वो करेक्शन ऐड कर दी। इसी तरीके से अगर जीरो ऑर्डर करेक्शन है किसके लिए जी, वेव फंक्शन के लिए, तो देखें जीरो ऑर्डर है ना, तो इसलिए एक ही टर्म लिखी है, ये करेक्शन लिखी है। ठीक हो गया, समीशन बीटा ए अल्फा बीटा फाई एन बीटा। ठीक है जी। अब इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है जो सवाल में आ जाती होती हैं कि कौन सी कंडीशन जो है वो होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन जो है वो होंगी तो परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई होगी। ठीक है, तो परटर्बेशन थ्योरी में क्या होना चाहिए, ये जो एक्सपेंशन पैरामीटर है, जो हमने क्या किया था, जो करेक्शन हमने लगाई थी उसके अंदर एक पैरामीटर था फाई एम एच पी फाई एन, ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, ये बहुत कम होना चाहिए 1 से। ठीक है, और एन बराबर नहीं होना चाहिए एम के। एक तो ये होना चाहिए कि ये एक्सपेंशन पैरामीटर बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि परटर्बेशन जो है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा परटर्बेशन ना हो, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा हैमिल्टोनियन ना हो, वरना आप परटर्बेशन थ्योरी नहीं लगा सकेंगे और आपका जो है अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगा। एच पी ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बहुत लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन लगेंगी तो परटर्बेशन थ्योरी अमल करेगी यहाँ पे। ठीक है, अब वेरिएशनल मेथड है। ठीक है, अब हम बेसिकली तफसील में डिस्कस कर रहे हैं ना इसको। वेरिएशनल मेथड में क्या होगा, वेरिएशनल मेथड अगर आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो एग्जैक्टली सॉल्वेबल ना हो, ठीक है, और ना ही आपके पास करेक्शन पार्ट हो, तो वेरिएशनल मेथड लगता है अप्रॉक्सीमेट करने के लिए सोल्यूशन को। तो क्या होगा, ये मेथड क्या करता है, बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल के दे देता है हमें, और कुछ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकाल के दे देता है। तो आपको यही चाहिए, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाए और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी मिल जाए, तो आपका सोल्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो इसके बेसिकली क्या मेथड है ज़रा देख लें। ये देखें, इसके 4 स्टेप हैं वेरिएशनल मेथड के। पहला स्टेप ये है कि आप एक क्या करेंगे जी आप एक ट्रायल फंक्शन जो है ना वो कंसिडर कर लेंगे, साई नॉट। ठीक है, और ये साई नॉट जो है वो एक्चुअल वेव फंक्शन के ऑर्थोगोनल होना चाहिए, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, साई और साई नॉट, इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो आपने ऐसा वेव फंक्शन एक कंसिडर कर लेना है और उसके साथ एक जो है एडजस्टेबल पैरामीटर A1 A2 लगा देना है। साई नॉट कंसिडर किया, साई नॉट के साथ A1 A2 A3 पैरामीटर लगा दिए। ठीक है, अच्छा, ये हमें बेसिकली पॉसिबिलिटी बताएंगे अननोन प्रॉपर्टीज़ की। फिर उसके बाद क्या करना है, इससे रिलेटेड एनर्जी निकालनी है। एनर्जी बेसिकली बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन। और हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे, दरमियान में हैमिल्टोनियन, राइट साइड पे वेव फंक्शन, लेफ्ट साइड पे वेव फंक्शन डिवाइडेड बाय साई साई। ठीक है, तो साई नॉट A1 A2, साई नॉट A1 A2, दरमियान में H, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नीचे साई साई। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या करेंगे, हम इसके साथ एक ऐसा एडजस्टेबल पैरामीटर, ये जो A1 A2 A3 थे ना, इसके साथ ये लगा देंगे नॉट। नॉट क्यों लगा देंगे, ताकि हमें अभी सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिल जाए। नॉट लगाने का मतलब ये है ना कि पहली ये ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी मिल जाए। तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो नॉट लगा देंगे, ई नॉट। ई नॉट से क्या होगा, अब हमने क्या किया, AI के लिहाज से एनर्जी का, ये जो एनर्जी अभी निकाली थी, अभी ये जो एनर्जी निकाली थी, इसका डेरिवेटिव ले लिया है एडजस्टेबल पैरामीटर AI के साथ, और साथ क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया हर एक के साथ, साई नॉट साई नॉट साई नॉट। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म हमने लिखी है ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे देगी, साई नॉट A1 नॉट A2 नॉट। ये नॉट जो है वो सबके साथ अप्लाई हो गया, मतलब ये जो एनर्जी आ गई सारी की सारी, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई है। ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने जो है वो डेफिनेशन में ही कहा था कि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगा और कुछ एक्साइटेड स्टेट एनर्जी भी देगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगी, साई 1 मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू साई नॉट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकाल रहे हैं, तो साई 1 आपने जो है वो कंसीडर कर लेना है, और साई 1 साई नॉट बराबर होना चाहिए किसके, 0 के।
ये आपने वही जो वेव फंक्शन एक कंसीडर किया था ये वही है। तो इसके लिए E1, ठीक है, पहले हमने क्या एडजस्टेबल पैरामीटर के साथ या E के साथ क्या लगाया, नॉट। अब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, 1। 1 का मतलब है अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो है ना एनर्जी है, और एनर्जी बराबर है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ये आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है। अब आगे WKB मेथड। तो WKB मेथड जो है बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट ना हो, ठीक है, ठीक है, जबकि वेरी कर रहा हो वो डिस्टेंस के साथ, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट ना हो बल्कि वो वेरी कर रहा हो डिस्टेंस के साथ, तो फिर ये जो WKB मेथड है ये कहता है कि ये कुछ डिस्टेंस के रीजन में, कुछ वेवलेंथ के रीजन में ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वैसे तो कांस्टेंट नहीं है लेकिन बहुत स्मॉल पोर्शन में, कितने स्मॉल पोर्शन में, डी ब्रोगले वेवलेंथ जितने रीजन में, यानी क्लासिकल लिमिट में ये कांस्टेंट रहेगा, और उसी पे हम क्या लगा लेंगे, अपनी इक्वेशन लगा लेंगे, तो हमारा सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसने लगाई है, और P ऑफ R इज इक्वल टू 2m E वायरस V ऑफ R, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले करके दिया था। ये डेल स्केयर माइनस एच कट स्केयर ओवर 2m डेल स्केयर है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2m ओवर एच कट स्केयर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो पी स्केयर के बराबर होगी, तो यहाँ पे पी स्केयर लगा दिया। ठीक हो गया, चलें। तो P ऑफ R यानी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बराबर है 2m E वायरस V ऑफ R। ठीक है, आपने जो याद रखना है वो है इसकी ये WKB मेथड का सॉल्यूशन। अब बेसिकली जो मेथड होता है, जो क्लासिकली जो अलाउड रीजन होता है वो ये होता है, अगर एनर्जी आपकी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा हो तो ही पार्टिकल जो है वो अंदर दाखिल होता है बैरियर के। ठीक है, लेकिन WKB मेथड के थ्रू आप के लिए ये भी अलाउड होता है E इज़ ग्रेटर देन V, और E इज़ लेस देन V भी अलाउड होता है क्वांटम मैकेनिकली। ठीक है, तो सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन होता है वो ये होता है साई प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू सी प्लस माइनस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी एफ एक्स एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा ओवर एच कट पी एक्स डैश डी एक्स डैश। ये है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, एनर्जी इज ग्रेटर देन वी एक्स के लिए क्या होगा, प्लस वाला सोल्यूशन होगा। ठीक है, सी के साथ प्लस लगेगा। ठीक है जी, यहाँ भी प्लस लगेगा, और ये एक साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक हो गया, और E इज लेस देन वी एक्स के लिए क्या होगा, जरा देख ले। E इज लेस देन के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा जी, माइनस लगेगा, और ये आपका सॉल्यूशन है। तो WKB मेथड जो है वो दोनों रीजन्स में जो है वर्क करता है, E इज ग्रेटर देन V के लिए भी और E इज लेस देन V के लिए भी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी वैलिडिटी कंडीशन, ठीक है, कि कब वैलिड होगी। ये वैलिड तब होगी जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगले वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो। डी ब्रोगले वेवलेंथ होता है ना लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एच ओवर पी, और ये क्या हो, बहुत स्मॉल हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ क्या हो, बहुत स्मॉल हो। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल जो है वो चेंज तो हो रहा हो लेकिन डी ब्रोगले वेवलेंथ रीजन में वो तकरीबन कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस लाजमी है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंटरचेंज सिमेट्री। देखें, अगर आप एक वेव फंक्शन है और ये वेव फंक्शन है S1 S2 S3 Si Sj 2 Sn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये वेव फंक्शन है। अगर आप इसके ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई करें, ठीक है, और वो ऑपरेटर क्या करे, I और J पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो उसको कहते हैं इंटरचेंज ऑपरेटर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी, इंटरचेंज ऑपरेटर, और बल्कि एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं या इंटरचेंज ऑपरेटर भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं इंटरचेंज सिमेट्री। ठीक है, तो फिर से सुन लें, जब आपके पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल हो, ये वेव फंक्शन है उनका, ठीक है, ये उनकी स्टेट्स हैं, ये पार्टिकल हैं S1 S2 S3 Si Sj Sn, तो एक ऑपरेटर आप इसके ऊपर अप्लाई करें और ये J और I जो पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज कर दे, और फिर B जो आपका वेव फंक्शन है वो सेम ही रहे, तो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज या इंटरचेंज सिमेट्री। इसको कहते हैं इंटरचेंज सिमेट्री, और जो ऑपरेटर आपने अप्लाई किया होगा उसको एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं। ये आपके सामने एक्सचेंज ऑपरेटर है। PIJ आपने साई के ऊपर अप्लाई किया, पहले IJ था, जब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो JI हो गया, और वेव फंक्शन अभी भी सेम है, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑपरेटर।
अब बात करते हैं जी आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल। देखें आइडेंटिकल पार्टिकल कौन से होते हैं? वो पार्टिकल जिनको आप क्या कर सकें, एक दूसरे से अलहदा तौर पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उनको आप टैग कर सकें कि जनाब ये वाला पार्टिकल है, ये दूसरे वाला पार्टिकल है, यानी ये दो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ठीक है, इन दो पार्टिकल, ये दो जो पार्टिकल्स हैं ये आइडेंटिकल तब होगे जब आप इनको एक दूसरे को आप क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, दूसरा इन दोनों को पार्टिकल को आप अलग-अलग टैग कर सकें, यानी आपके लिए ये अवेलेबल हों, आपको नज़र आ रहे हों और आप इन दोनों को अलग-अलग टैग कर सकें, तो इनको आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल जब मूव कर रहे होते हैं तो इन पार्टिकल्स की ट्राजेक्ट्री को भी अगर आप क्या करें चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इनको किसी भी टाइम पे आप एक दूसरे से अलहदा भी कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल। ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक टकरा के इधर चला गया, दूसरा टकरा के इधर चला गया, तो टकराने के बाद भी इन दोनों की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, हम इनकी आइडेंटिटी को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते हैं। ये क्लासिकली मैंने आपको बताया था कि क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स ये होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिकल पार्टिकल जो है वो क्वांटम मैकेनिकली क्या होते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकली आप आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, उनको टैग भी नहीं कर सकते। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ये जो इनका जो पाथ है वो तो मीनिंगलेस हो जाता है, क्योंकि पाथ आप मालूम नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। आइडेंटिकल पार्टिकल जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये मौजूद है। यानी आप डिटेक्टर 1 से देख रहे हैं और डिटेक्टर 2 से देख रहे हैं। ठीक है, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल टकरा के एक S1 यहाँ आया, पार्टिकल S2 आया, S1 ऊपर की तरफ चला गया और S1 इस तरफ चला गया। दूसरे केस में S1 जो है वो डिटेक्टर D2 के पास चला गया और S2 डिटेक्टर D1 के पास चला गया। अब दोनों केसेस में आप जब D1 और D2 से देखेंगे आपको सेम कंडीशन नजर आएगी, क्योंकि आप ये कहेंगे जी पार्टिकल ही आइडेंटिकल है, हमें जो है वो फर्क नहीं पता चल रहा कि हमारे पास S1 आया या S2 आया। ठीक है, तो यानी आप इसको टैग नहीं कर सकते, ये चीज लिखी हुई है। और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अनचेंज रहती है। और प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं जी, ये देखें, वेव फंक्शन का स्केयर कर दिया ना, SI SJ था, SJ SI कर दिया, यानी आपने एक्सचेंज ऑपरेटर इस पे लगा दिया। एक्सचेंज ऑपरेटर लगा भी दें तो भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अनचेंज रहती है। I को J में, J को I में चेंज कर दिया, वो अनचेंज रहती है। ठीक है, जब आप इसका स्केयर खत्म करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल हैं, एक वो जिनके साथ प्लस साइन है और एक वो जिनके साथ माइनस साइन है। ठीक है, पॉजिटिव साइन का मतलब है वो वाले पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन है, यानी 0 है, 0 1 2 हो सकता है, 0 1 H कट, 2 H कट, 3 H कट, यानी इंटीग्रल स्पिन है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसी भी नंबर है। और नेगेटिव साइन का मतलब है हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन वाले पार्टिकल, यानी हाफ H कट। ठीक है, 3/2 H कट, 5/2 H कट। ठीक है, इस तरीके से वो पार्टिकल, ठीक है, जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है, वो पार्टिकल जिनका इंटीग्रल स्पिन होता है उनका वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है। इंटीग्रल स्पिन वालों का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होता है, जबकि हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन वालों का जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे अब मैं आपको इन दोनों के दरमियान फर्क बताऊंगा। देखें, वो पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीग्रल मल्टीपल होता है H कट के, 1 H कट, 2 H कट, 3 H कट, उनको कहते हैं बोसोन्स, जैसे फोटोन, पाइऑन्स। ठीक है, इस तरीके से। और उनका क्या होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे उनके पास साइन क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रल स्पिन हो, ठीक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो और पॉजिटिव साइन हो, उनको बोसोन कहते हैं। फर्मियोन्स कौन से होते हैं, वो पार्टिकल जिनका हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो स्पिन हो,
हाफ एच कट, 3/2 एच कट, 5/2 एच कट, इस तरीके से हो, ठीक है। जैसे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं और उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है और साइन उनके लिए क्या आ जाता है जी, नेगेटिव साइन। तो इसको, इनको कहते हैं जी फर्मियोन्स। अब हम वो वेव फंक्शन बना के देखेंगे, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, जो दो तरह के पार्टिकल्स के लिए होता है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दो पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन बना रहे हैं, यानी इंटीग्रल स्पिन वाला बना रहे हैं, यानी बेसिकली बोसोन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर सिमेट्रिक वेव फंक्शन द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग इंटीग्रल स्पिन इज कॉल्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन आपने बनाना है, दो पार्टिकल हैं S1 और S2, ठीक है। तो इनका जो वेव फंक्शन होगा वो 1/√2, पहले क्या होगा साई S1 S2, दूसरा होगा साई S2 S1, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है इसमें, इसलिए दरमियान में पॉजिटिव साइन है और दो पार्टिकल्स के लिए। और ये जो 1/√2 है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। अब अगर तीन पार्टिकल्स की बात करें S1 S2 S3, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर 1/√6 हो जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, S1 S2 S3, फिर S1 S3 S2, फिर S2 S3 S1, फिर S3 S2 S1, फिर S3 S1 S2, ठीक है। तो ये एक और टर्म ऊपर लिखी है, प्लस S2 S1 S3, तो ये कितनी टर्म हो जाएंगी जी, 6 टर्म हो जाएंगी और 1/√6 आ जाएगा, ठीक है। ये तीन पार्टिकल के लिए सिमेट्रिक वेव फंक्शन यानी बोसोन्स के लिए लिखा है। अब बात कर लेते हैं उन पार्टिकल्स के लिए वेव फंक्शन जिनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल हैविंग हाफ ऑर्डर इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और दो पार्टिकल के लिए अगर लिखें S1 और S2 के लिए, तो देखें 1/√2 एज इट इज साई S1 S2। अब यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि उसके साथ माइनस आता है हाफ ऑर्डर इंटीग्रल वालों के साथ। और तीन पार्टिकल्स के लिए लिखें तो ये देखें डिफरेंट अरेंजमेंट करके आपके सामने लिख दिया है, ठीक है जी। जब S1 पहले लिखेंगे तो एक S1 जो आपने पहले लिखा है उसके साथ प्लस आएगा, जब दूसरा S1 पहले लिखेंगे अरेंजमेंट में तो उसके साथ माइनस आएगा। S3 पहले लिखा है तो प्लस आ गया है, जब दूसरी दफा S3 पहले लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है S3। इस तरह S2 एक दफा नेगेटिव और S2 एक दफा पॉजिटिव, तो ये उनका वेव फंक्शन आ गया। अब है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई से भी दो फर्मियोन्स एटम के अंदर सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कोई भी एटम है, ठीक है, इसके गिर्द ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, KLMN शेल हैं इसके। और KLMN शेल में क्या होते हैं, SPDF जो है इसके सब जो है वो सब शेल्स होते हैं। S में क्या होता है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो फर्ज कर लें ये है S सब शेल आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये होता है। अगर फर्मियोन है तो एक का स्पिन जो है वो प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ होगा S के अंदर। तो P की बात कर लें, P में कितने होते हैं, 6, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये होगा, एक का 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 ये होगा। तो एक सेम क्वांटम स्टेट में, सेम क्वांटम स्टेट से मुराद है ये S ऑर्बिटल जो एक स्टेट है, इस स्टेट में कोई से भी दो फर्मियोन या इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, उनका स्पिन जो है वो लाजमी तौर पे ऑपोजिट होगा। ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नो टू फर्मियोन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट एट अ टाइम, ठीक है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द सेम सिंगल क्वांटम स्टेट ऑन द सेम एटम, ठीक है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन है, अगर से S सब शेल की बात करें तो S सब शेल के लिए क्या होगा जी, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का दूसरी डायरेक्शन में होगा, ये याद रखना है। एक का अगर प्लस हाफ होगा तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। नेक्स्ट है इसका, वो जो ऊपर वाला ला था वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फर्मियोन्स के लिए होता है हमेशा, और बोसोन कंडेंसेशन ये होता है बोसोन्स के लिए। जैसे पॉली एक्सक्लूजन उनके लिए है, ये बोसोन के लिए है। बोसोन जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम स्टेट में रह सकते हैं, ठीक है। वो तो फर्मियोन्स की बात थी ना, फर्मियोन नहीं रह सकते। बोसोन जो है वो एक ही सेम ग्राउंड स्टेट में कंडेंस हो सकते हैं एक ही एटम के अंदर, उसको कहते हैं बोसोन कंडेंसेशन। यानी अगर बोसोन्स एक सेम स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में कंडेंस हो जाएं तो उसको कहते हैं बोसोन कंडेंसेशन, ठीक है। अगर बात करें लिक्विड हीलियम की, तो ये जो लिक्विड हीलियम है ये बोसोन होता है, ठीक हो गया।
He4 जो है ये बोजोन क्लास से ताल्लुक रखता है, ठीक है, और He3 जो है वो फर्मियोन क्लास से ताल्लुक रखता है। तो He4 जो है वो सेम ग्राउंड स्टेट में कंडेंस हो सकते हैं, जबकि He3 जो है इसमें जो फर्मियोन है वो सेम ग्राउंड स्टेट में कंडेंस नहीं हो सकते, वो उस पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने स्कैटरिंग को डिस्कस करना है। स्कैटरिंग क्या होती है? बेसिकली कि एक पार्टिकल आके जो है वो टारगेट मटेरियल से टकराता है और दोनों किसी एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस इन विच एन इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल कोलाइड विद टारगेट मटेरियल एंड स्कैटर एट सम एंगल, ठीक है जी। अब जितनी नंबर ऑफ कोलिजन्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पे, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, ठीक है जी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगी, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स पे, ठीक है। यानी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पे भी, नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल पे भी, ठीक है। वो जिस एंगल पे, ये देखें यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल आया और ये टारगेट मटेरियल से टकराया और स्कैटर हो गया, तो यहाँ पे वो जिस एंगल पे ये जो बीम है ये स्कैटर हो रही है, क्योंकि ये फैल जाएगी ना, तो उसका जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल कहलाता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन थीटा डी फाई के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, अब है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, एक होता है टोटल क्रॉस सेक्शन, एक होता है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो बराबर होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड डी एन, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट इंसिडेंट करंट डेंसिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी गई है, जरा देख लें। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जी, हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन देखा, अगर टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा है ना, तो ये जो सिग्मा है ये टोटल क्रॉस सेक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी सिग्मा और डी ओमेगा से इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो सिर्फ सिग्मा आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा और डी ओमेगा का, डी ओमेगा के लिहाज से इंटीग्रेशन लिया, तो डी ओमेगा चूंकि आपको बराबर है, जो कि आपको पता है बराबर है किसके जी, डी ओमेगा अभी देख के आए हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू साइन थीटा डी फाई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, साइन थीटा और डी फाई यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, टोटल क्रॉस सेक्शन। बात करें लेबोरेटरी फ्रेम की, ये मैं आपको ऑलरेडी बीएससी में भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा। लेबोरेटरी फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स की कोलिजन को डिस्कस करते हैं और उसमें टारगेट पार्टिकल क्या होता है, रेस्ट में होता है। टारगेट पार्टिकल रेस्ट में होता है, इंसिडेंट पार्टिकल मूव कर रहा होता है, उसका लैब फ्रेम कहते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ इंसिडेंट एंड टारगेट पार्टिकल्स सेम होता है। अब देखें ये दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं ना, यानी इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों का सेम है, दोनों एक ही पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, तो इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि दो पार्टिकल टकरा के जब मुख्तलिफ एंगल्स पे जाते हैं तो लैब फ्रेम में वो जो एंगल्स होते हैं वो किस तरीके से सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्ज कर लिया, देखें v1L है, इसकी वेलोसिटी m1 जो है वो m2 से जाके टकराया, तो यहाँ से जो m1 है वो θ1 पे चला गया, m2 θ2 पे चला गया। ये है लैब फ्रेम के लिए। अब ये देखें यहाँ दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, m1 और m2 एक दूसरे से टकराए और एक पार्टिकल ऊपर चला गया, एक पार्टिकल नीचे की तरफ चला गया, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। अब इनके एंगल्स को आपने कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें आपको मैं एंगल पहले बता देता हूँ, ये देखें θ1 और θ2, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ होगा मतलब वो लैब फ्रेम का एंगल है, और सिर्फ थीटा लिखा होगा तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का है। तो अगर आप गौर करें इस इक्वेशन पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके पेपर में भी आ सकती है। tan θ1 लैब फ्रेम का एंगल इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस VCm ओवर V1C डैश, ठीक है। V1C डैश बॉल 1 की वेलोसिटी है, बॉल 1 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है जी।
और VCM जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, वो जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी तरीके से ये इक्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस m1 ओवर m2। ये इस तरीके से आप एंगल्स को जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन जो है वो लेंथ इक्वेशन है, ये आप चाहें तो याद ना भी करें, कोई इशू नहीं है। पहले हमने एंगल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए थे, अब देख लेते हैं कि इनके क्रॉस सेक्शंस के दरमियान क्या रिलेशन है। तो लैब फ्रेम में डी ओमेगा 1 सॉलिड एंगल जो है साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1, और इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डी ओमेगा इज इक्वल टू साइन थीटा डी फाई 1 2 जहाँ पे आ जाएंगे वो लैब फ्रेम होगा। अब डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा 1 लैब फ्रेम डी ओमेगा 1 इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। लैब फ्रेम के एंगल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस इक्वेशन से लेके जाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब ये इनकी प्रॉपर इक्वेशन है जो आपने याद कर लेनी है। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है वो देख लें। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली क्या होती है, जब दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा के गए, ठीक है, ये इस तरफ चला गया, ये इस तरफ चला गया, ठीक है, ये m1 था, एक m2 था। अब टकराने के बाद जो इनका स्कैटरिंग पोटेंशियल है, फर्ज कर लें Vs लिख रहा हूँ, स्कैटरिंग पोटेंशियल, अगर वो स्कैटरिंग पोटेंशियल बहुत वीक हो तो स्कैटरिंग के बाद का जो वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, वो इंसिडेंट वेव फंक्शन से बहुत कम ही डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने कह दिया स्कैटरिंग पोटेंशियल बहुत वीक है, तो स्कैटरिंग वेव फंक्शन क्या होगा, वो इंसिडेंट वेव फंक्शन से बहुत स्लाइटली बट बहुत ही कम डिफरेंस पे होगा, क्योंकि आपका स्कैटरिंग पोटेंशियल बहुत वीक है। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या करता है कि ये जो आपका स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, ये जो है साई एस, इसको अप्रॉक्सीमेट कर देता है एक प्लेन वेव से। ठीक है, इसमें एक प्लेन वेव की टर्म ऐड कर देता है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर से सुन लें, अगर स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो बहुत वीक हो तो स्कैटरिंग वेव फंक्शन जो है, स्कैटर्ड वेव फंक्शन है स्कैटरिंग के बाद, वो क्या होता है, वो इंसिडेंट वेव फंक्शन से बहुत कम डिफरेंस पे होता है। तो अब चूंकि वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद की एनर्जी, स्कैटरिंग के बाद का वेव फंक्शन बहुत स्मॉल है, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करना पड़ता है। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में उसको एक प्लेन वेव के साथ अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, इसको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। अब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एफ थीटा फाई इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर ई की पावर आयोटा के डॉट आर वी ऑफ आर। ये जो साई ऑफ आर है ना, ये आपकी जो है यहाँ पे एक टर्म ऐड की गई है इसके अंदर, प्लेन वेव की टर्म, यानी इसको ऐड करके हमने क्या किया है, हमने स्कैटर्ड वेव फंक्शन को जो है अप्रॉक्सीमेट किया है। एफ ऑफ थीटा फाई जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, स्कैटर होने के बाद का एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आ जाता है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को और सॉलिड एंगल को या डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा बराबर होता है एफ थीटा ऑफ फाई का स्केयर, ठीक, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा आपके स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर होता है, जो कि म्यू स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एच कट की पावर 4 ई की पावर एटा के डॉट आर वी ऑफ आर डी क्यूब ऑफ आर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इन दोनों चीज़ों को रिलेट करता है, किस किस को, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को और एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटरिंग को। अब वैलिडिटी देख लेते हैं, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी क्या है कि देखें, स्कैटर्ड वेव फंक्शन जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, कितना स्मॉल होना चाहिए कि जो इंसिडेंट वेव फंक्शन था और स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, बल्कि वेव फंक्शन लिखना है, ये हमने वो लिख दिया है, हमने वेव फंक्शन लिखना है। तो ये जो आपका स्कैटर्ड वेव फंक्शन है, ये इनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो, डिफरेंस वेरी वेरी लो, किसकी निस्बत, एज कंपेयर टू इंसिडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा हो जबकि स्कैटरिंग एनर्जी या स्कैटरिंग पोटेंशियल बहुत लो हो, तब ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन इंसिडेंट स्कैटरिंग पोटेंशियल्स इज स्मॉलर देन द पार्टिकल इंसिडेंट, मतलब कि जो इंसिडेंट एनर्जीज हो ना पार्टिकल की, ई इंसिडेंट, वो ज़्यादा हो
ई स्कैटर्ड से। यही हमने कहा था ना कि पोटेंशियल बड़ा वीक है, इंसिडेंट पार्टिकल का ज़्यादा है और स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो बड़ा वीक है, तो तभी आपकी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन लगेगी। अब देख लेते हैं इंटरेक्शन ऑफ एटम विद रेडिएशन या इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब फ़र्ज़ कर लें आपके पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके ऊपर आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करती हैं। तो क्या होगा कि पहले जो हैमिल्टोनियन था वो क्या हो गया, एच नॉट इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी नॉट, ये था हैमिल्टोनियन। पर जब वो आके टकराया तो उसने परटर्बेशन प्रोड्यूस कर दी, एक्सरेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आके जब इलेक्ट्रॉन से टकराई एटम में तो उसने तो परटर्बेशन प्रोड्यूस कर दी, और परटर्बेशन की वजह से फिर क्या होगा कि उसका जो हैमिल्टोनियन है उसमें कुछ परटर्ब टर्म भी ऐड हो जाएगी। तो एच इज इक्वल टू जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो बराबर होगा पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी नॉट, यानी एच नॉट प्लस ये वाली ई ओवर एम ई सी ए डॉट पी। ठीक है, तो ये जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है ए, इसको मैं ईएमटी में पढ़ाऊंगा आपको, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है जी, तो ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी जब इंटरेक्शन होगा एच नॉट प्लस वी ऑफ टी। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं इंटरेक्शन ऑफ एटम विद रेडिएशन, रेडिएशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर ऐसे जो है एक टर्म ऐड हो जाती है हैमिल्टोनियन में, हैमिल्टोनियन परटर्ब्ड हो जाता है। वी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे ई ओवर एम ई सी ए डॉट पी लिखी गई है। ठीक है, ये एक्चुअल जो हैमिल्टोनियन था उसकी निस्बत जो है ये बहुत स्मॉल है, परटर्बेशन थ्योरी लगानी है ना तो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, जो एडिशन है वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये वाला टॉपिक आपने नहीं करना। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, फोटोन स्पिन। अब फोटोन जो है चूंकि बोजोन क्लास से ताल्लुक रखता है तो इसका जो स्पिन है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होगा। ठीक है, तो इसका जो स्पिन है बेसिकली वो क्या होता है, 1 होता है। फोटोन जो है वो, फोटोन का जो स्पिन है वो 1 होता है। अब देखते हैं हेलिसिटी क्या होती है। हेलिसिटी होती है बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन वेक्टर ऑन द मोमेंटम वेक्टर, यानी स्पिन वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करे मोमेंटम वेक्टर पे तो वो जो प्रोजेक्शन होता है वो बेसिकली उसकी हेलिसिटी कहलाती है किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पार्टिकल का मोमेंटम वो क्या हो जी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और उसका जो स्पिन हो वो भी क्या हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। देखें ये क्या है जी, स्पिन है, स्पिन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और उसका मोमेंटम भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे तो जो फोटोन की हेलिसिटी होगी वही उसका स्पिन होगा। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, क्या क्या पैरेलल है जी, स्पिन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर दोनों पैरेलल हैं एक पार्टिकल के लिए, तो फिर उसका जो स्पिन होगा वही उसकी हेलिसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेलिसिटी है वो फोटोन की 1 है। अगर ऐसा हो जाए कि अगर पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, यानी उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में हो, ठीक है, और उसका जो स्पिन हो वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो, यानी अभी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए ना। देखें ये देखें, मोमेंटम जो है वो इस तरफ है और स्पिन इस तरफ है, तो तब उसका जो स्पिन होगा उसका नेगेटिव उसकी हेलिसिटी होगी। अब हेलिसिटी इसकी -1 होगी इस सूरत में। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा हो कि जो स्पिन है वो एक्स डायरेक्शन में हो और मोमेंटम वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में हो, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो, फिर उनकी हेलिसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये याद रखना है। अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पेश की गई थी उसकी जो है कुछ फेलियर्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो इनवेरिएंट जो है वो नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है, और ये एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन नहीं है, ये क्लासिकल फार्मूलों पे जो है वो बेस करती है। इसका हैमिल्टोनियन जो है वो भी क्या है जी, क्लासिकल है, और फाइनल टर्म जो इससे मिलती है वो भी क्लासिकल होती है। ये रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो जब ये कंसिस्टेंट नहीं थी तो फिर क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो है पेश की गई। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो है वो क्या है, ई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, सी जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन दोनों में फ़र्क जो है ना देख लेते हैं कि जो आपकी इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसमें क्लासिकल मास है जो कि क्या होता है, सेम रहता है, जबकि
जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है उसमें जो मास लिखा गया है वो रिलेटिविस्टिक मास है और वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। इसी तरीके से ग्रेविटी की बात करें तो क्लासिकल में या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ग्रेविटी इंक्लूड की जाती है, जबकि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में नहीं इंक्लूड की जाती। यहाँ क्लासिकल इक्वेशन होती है जो कि लीनियर होती है, जबकि क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीड यूज़ की जाती है वो क्लासिकल स्पीड होती है। क्लासिकल स्पीड उसकी मिनिमम होती है, जबकि रिलेटिविस्टिक स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है। क्लासिकल में जो है वो मास जो है वो लीनियर होता है और एनर्जी फाइनाइट होती है, जबकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में रेस्ट मास होता है और एनर्जी इनफाइनाइट होती है। क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन जो पेश की गई थी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, क्योंकि ई स्केयर था ना, ई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर पी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4। अब इसका स्केयर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ये एक प्रॉब्लम था कि प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव एनर्जी, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी नेगेटिव आ जाती है, जो कि नेगेटिव होती नहीं है, तो ये इक्वेशन रिजेक्ट हो गई थी। इसी के बाद फिर डिराक इक्वेशन पेश की गई। डिराक इक्वेशन ये ई इज इक्वल टू सी अल्फा पी प्लस बीटा एम सी स्केयर। अल्फा और बीटा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। डिराक नोटेशन के भी कुछ जो हैं वो ड्रॉबैक्स हैं। डिराक नोटेशन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वगैरह को तो डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन होल की एनर्जी को डिस्क्राइब नहीं करता। और नेगेटिव चार्जेस के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव पार्टिकल को ये डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्पिन, प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जो किस में है, डिराक इक्वेशन में। ठीक हो गया। अब यहाँ कुछ फर्क लिखा गया है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिराक इक्वेशन जो है वो सिंगल डेरिवेटिव इक्वेशन है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये जो है आपको मदद करती है डिपार्टमेंटल टेस्ट में, BZU के डिपार्टमेंटल टेस्ट में। ठीक है जी। तो इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।